थर्मोडायनामिक्स। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स है क्या? थर्मोडायनामिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the relationship between the heat energy and other forms of energy called work, that is called thermodynamics. तो thermodynamics is that branch of science which deals with the relationship between heat energy and that accompanying a physical or chemical change अब इसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या? थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एनर्जी। जैसे यहाँ थर्मोस बना है तो यहाँ थर्मोस दैट इज हीट एनर्जी एंड डायनेमिक्स द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे लाइक वर्क एनर्जी दैट इज डायनेमिक्स। सो यहाँ पर एक रिलेशन, थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, वो टू डिफरेंट टाइप ऑफ जो वर्क है उसके बीच में, हीट एनर्जी के बीच में एंड वर्क एनर्जी के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि इस ब्रांच का डेवलपमेंट जो हुआ वो फिजिसिस्ट और जो इंजीनियर्स थे वो इंजन की जब इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, उसकी इफिशियंसी को बढ़ा रहे थे, तब उन्होंने इस टाइप का एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच का डेवलपमेंट किया। अब इसमें क्या है कि हम लोग अब इसमें देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें होता क्या है। एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स में तो टू इम्पोर्टेंट पार्ट हैं थर्मोडायनेमिक्स में। एक है सिस्टम और दूसरा है सराउंडिंग्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है आप इसको देखें कि जैसे आपने एक बीकर में कुछ केमिकल ले लिया है और केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। अब जब उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो बीकर का जो वाल है, सपोज दैट कि यहाँ बीकर है, ये आपने लिया है बीकर और इसमें आपका क्या है, केमिकल एनर्जी है, जिसमें केमिकल्स हैं जिसके बीच में, इन केमिकल्स के बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर बीकर का जो वाल है
ये इसके लिए क्या हो गया, एक बाउंड्री कंडीशन हो गया, इसके लिए बीकर का वॉल एक बाउंड्री कंडीशन हो गया। और इसमें केमिकल्स, तो यहाँ जो इसके अंदर जो है वो जो केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और ये जो बाउंड्री वॉल है और उससे लगा हुआ जो एयर ब्लैंकेट इसके चारों ओर है, ये टोटल कहलाएगा सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर सिस्टम एंड सराउंडिंग्स किसी भी थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग डिफिनेशन डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और केवल सिस्टम से भी इसको डिनोट करते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम या सिस्टम दोनों से हम लोग डिनोट करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है कि इट इज द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स involved in our experiment, whose we are measuring। अब क्या है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है कि एक पोर्शन है, यूनिवर्स का एक पोर्शन है जो कि एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होता है और जिसकी प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो हमने अभी बीकर का एक्सपेरिमेंट लिया कि एक इनसाइड द बीकर जो है वो भी एक क्या है, जो सैंपल हमने बीकर में लिया है वो भी एक सिस्टम है, और एक जो डेड पॉन्ड है अगर उसको लेते हैं तो वो भी एक सिस्टम है। तो इसमें एग्जांपल में क्या दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि मे बी samples in a beaker or as, अगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम लें, as complex as water or a पॉल्यूटेड पॉन्ड। एक पॉल्यूटेड पॉन्ड है, उस पॉल्यूटेड पॉन्ड का वाटर भी जो है वो भी एक यूनिवर्स का उस यूनिवर्स का पार्ट है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो पोर्शन है जो कि एक हमारे यूनिवर्स में, हमारे एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होता है और जिसकी प्रॉपर्टीज हम मेजर करना चाहते हैं। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन में क्या आउटपुट निकलेगा वो तो हम मेजर करना चाह रहे हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स, ये तो सिंपल था, कॉम्प्लेक्स वाले में कर लेते हैं कि पॉल्यूटेड पॉन्ड में हम वाटर का पॉल्यूशन लेवल मेजर करना चाहते हैं। तो टोटल जो पॉन्ड का जो पॉल्यूटेड पॉन्ड है वो भी क्या है, एक सिस्टम है, वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन के लिए रहता है। तो वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग में आता है। अब सिस्टम के बाद आता है सराउंडिंग्स। देखिए हमने पहले बोला कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम का दो पार्ट होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तब सराउंडिंग्स को देखते हैं। सराउंडिंग्स, अब सराउंडिंग्स है क्या, ये है रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स
इसमें क्या है कि एक्सक्लूड करते हैं, CLUDIH, एक्सक्लूडिंग द सिस्टम universe comprising the system। अब हम लोग क्या करते हैं कि रेस्ट यूनिवर्स की बात जब करते हैं तो एक्सक्लूड करते हैं। जैसे हमने वहां लिया था ना, बीकर में लिया केमिकल, तो यहाँ केमिकल इसके अंदर का जो पार्ट है वो सिस्टम का पार्ट है, तो हम लोग इस अंदर वाले पार्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि एक्सक्लूडिंग द यूनिवर्स कंप्राइजिंग द सिस्टम, द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स is termed as surroundings। ठीक है, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज टर्म्ड एज सराउंडिंग्स, क्योंकि जो हम लोग अगर सिस्टम को बाहर कर दिए, जो सिस्टम वाला पार्ट को हटा दिए, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, वो सराउंडिंग से कहलाता है। तो इसके अंदर का जो पार्ट है, जहाँ केमिकल रिएक्शन जो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन था, वो क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम या सिस्टम के अकॉर्डिंग आएगा। और इसके बाहर का जो पार्ट आएगा, जितना भी पार्ट है इंक्लूडिंग ये बीकर वाल से लेकर के बाहर का सारा पार्ट जो है वो सराउंडिंग्स के रूप में आ जाएगा, वो सराउंडिंग्स ही होगा उसका। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से इसको बेटर तरीके से समझा जा सकता है। तो क्या है एग्जाम्पल में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए केमिकल रिएक्शन carried out in a beaker, a chemical reaction carried out in a beaker is termed as a system the beaker itself including air termed as surroundings। यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग बीकर लेते हैं, हमने एग्जाम्पल में पहले भी बताया था कि उसमें जो बीकर के बीच जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एज ए सिस्टम हो गया, और बीकर इटसेल्फ, जैसे बीकर का वाल और उसके चारों ओर का जो पार्ट, जो बीकर से सटा हुआ जो एयर ब्लैंकेट है चारों ओर उसके, वो सारा का सारा पार्ट जो है वो सराउंडिंग्स में आ जाता है। तो इसमें क्या है कि देखिए, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, यहाँ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स बोथ इंटरेक्ट विथ ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, उनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम के साथ एक या एक से ज्यादा सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। कि एक या एक से ज्यादा जो एंटिटीज हैं उसका एक्सचेंज हो रहा है। लाइक आपका हीट का एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, अगर कहीं हीट के साथ वर्क का एक्सचेंज हो सकता है, मैटर का एक्सचेंज हो सकता है। तो अलग अलग सिस्टम जो इसके सराउंडिंग्स जो होंगे
उसमें ये एक्सचेंज हो सकता है। कैसे, क्या क्या एक्सचेंज हो सकता है इसमें? हीट का एक्सचेंज हो सकता है, हीट एक्सचेंज हो सकता है, वर्क एक्सचेंज हो सकता है, हीट के साथ वर्क का एक्सचेंज हो सकता है। जैसे आपने कुछ एनर्जी दिया और एनर्जी से क्या हुआ, कुछ उससे वर्क परफॉर्म होता है, तो हीट का चेंज किसमें हो गया? वर्क में हो गया। उसी तरह से मैटर सराउंडिंग्स के साथ मैटर का ये एक्सचेंज हो सकता है। तो ये एक्सचेंज कई सारी चीजों में लागू हो सकता है। अब क्या है कि जब डिपेंड करेगा कि आपका सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज कैसा हो रहा है और किस चीज का हो रहा है, उसके बेसिस पर हम लोग सिस्टम को डिफाइन करते हैं। कैसे? जैसे सपोज दैट आपका जो सिस्टम आ रहा है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उस सिस्टम के अंतर्गत जो फर्स्ट आ रहा है वो आ रहा है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। अब इस ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है कि इट एक्सचेंज both matter and एनर्जी। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? विथ द सराउंडिंग्स। अब क्या है कि मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, किसके साथ? सराउंडिंग्स के साथ। तो उस केस में उस टाइप का जो सिस्टम होगा वो कहलाएगा ओपन सिस्टम। तो इन ओपन सिस्टम द एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी मैटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल में लेते हैं ग्रोइंग प्लांट। ग्रोइंग प्लांट, कोई अगर प्लांट ग्रो कर रहा है तो एक्सचेंज क्या कर रहा है? मैटर एंड हीट सब आपस में, जो प्लांट है प्लांट के बाहर सारा कुछ एक्सचेंज वो कर रहा है। तो इस तरह का सिस्टम में ये आएगा। जैसे आपका ओपन सिस्टम में एक और चीज ले सकते हैं कि सपोज दैट वी आर बॉइलिंग समथिंग, इसमें आप हीट दे रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से क्या हो रहा है कि हीट के साथ हीट भी बाहर निकल रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो यहाँ हीट बाहर निकल रहा है बाहर की ओर, और ये क्या कर रहा है, मैटर का भी एक्सचेंज कर रहा है, वेपर वगैरह सब के रूप में बाहर निकल रहा है। तो वहां इस टाइप का जो सिस्टम होगा वो ओपन सिस्टम के अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद एक आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। अब ये क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि इफ एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ओनली आइदर हीट के फॉर्म में हो या वर्क के फॉर्म में हो, ठीक है, तो यहां एनर्जी का केवल एक्सचेंज होगा किसके साथ? विथ द सराउंडिंग्स। विथ द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। अब यहाँ एनर्जी का केवल एनर्जी का एक्सचेंज होगा या तो हीट के फॉर्म में या वर्क के फॉर्म में सराउंडिंग्स के साथ, तो वहां मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो उस टाइप का सिस्टम जो है वो क्लोज्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग में आएगा। तो ये दो तरह का सिस्टम देखा आपने। अभी थर्ड टाइप का एक और सिस्टम देखते हैं, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। थर्ड टाइप का एक और है, वो देखते हैं हम लोग, दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम।
अब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है कि आइसोलेटेड सिस्टम में इफ the system can exchange neither matter nor energy, neither matter nor energy with its surroundings is called an isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम। देखो भाई यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम में क्या हो रहा है कि सिस्टम में न तो मैटर का एक्सचेंज हो रहा है न ही एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है हीट या वर्क के रूप में, यहाँ किसी भी चीज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जो हो रहा है सिस्टम के अंदर जो इंसिडेंट हो रहा है सिस्टम के बाहर कोई भी चीजें नहीं जा रही हैं। तो उस टाइप का सिस्टम को ऑलवेज हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल में हम लोग देख लें, इसके एग्जांपल में कि होगा क्या। फॉर एग्जांपल अब मान लेते हैं कि किसी एक कंटेनर में ले लेते हैं, एयर टाइट कंटेनर है जो कि अच्छी तरह से इंसुलेटेड है, उसमें अगर एयर फिलअप है तो वहां से क्या हो रहा है कि न तो मैटर और न ही उसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो इन्वायरमेंट में सराउंडिंग्स में जा रहा है। तो उस टाइप का जो सिस्टम है उसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। जैसे एयर contained in a rigid, closed and isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम नहीं, थर्मली इंसुलेटेड अगर इसको लिखें तो ज्यादा बेटर होगा। थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम, थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम से एक बिल्कुल क्लियर हो गया कि इंसुलेटेड है क्योंकि उससे होकर के कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है। तो इस टाइप का जो सिस्टम एयर अगर है, अगर उस टाइप के वेसल में है जो रिजिड है, क्लोज्ड है, थर्मली इंसुलेटेड है, तो वो जो है वो पूरा का सिस्टम जो है आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। इसके अलावा भी और भी सिस्टम होता है, वो होता है आइसोथर्मल सिस्टम। एक और सिस्टम होता है। आज हम लोग टेक्निकल चीजों जो भी टेक्निकल पॉइंट्स आ रहे हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्दर लॉज वगैरह हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, लेकिन पहले उसको टेक्निकल टर्म्स को जानना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज आइसोथर्मल सिस्टम। आइसोथर्मल सिस्टम। अब आइसोथर्मल सिस्टम में क्या होगा कि इफ ए सिस्टम maintained at constant temperature then it is termed as आइसोथर्मल सिस्टम। अगर एक टेम्परेचर हम फिक्स कर दें कि उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़े ही नहीं तो वो सिस्टम जो है हमारा आइसोथर्मल सिस्टम कहलाएगा।
इसके अलावा एक और सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एडियाबेटिक system. This is called adiabatic system. इसमें क्या होता है कि if the system is so insulated from the surroundings that no heat flows in or out of the system is termed as an adiabatic system. दैट मीन्स कोई भी सिस्टम है वो इस तरह से इंसुलेटेड होगा सराउंडिंग्स के साथ कि कोई भी हीट जो है सिस्टम से बाहर आकर के सराउंडिंग्स में नहीं होगा, नहीं सराउंडिंग्स में नहीं जाएगा, मतलब उसके साथ सराउंडिंग्स के साथ सिस्टम का कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। उसको हम लोग एडियाबेटिक, उस टाइप का सिस्टम को हम लोग एडियाबेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो ये अलग अलग सिस्टम थे हमारा जो क्लोज सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कि उस सिस्टम में हम लोग आगे फर्दर जो स्टडी करेंगे तो एक खास सिस्टम को लेकर के और उसके साथ ही उसी का डिस्क्रिप्शन में हम लोग आएंगे। आगे देखते हैं कि अब सिस्टम में दो तरह का सिस्टम एक और आता है कि अगर हम लोग फिजिकल बेसिस पर अगर हम लोग करें उसके स्टेट वाले बेसिस पर, तो स्टेट के बेसिस पर करें तो दो तरह का सिस्टम आता है। एक आता है होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, और दूसरा आता है हेट्रोजीनियस सिस्टम। एक होमोजीनियस सिस्टम आता है और दूसरा हेट्रोजीनियस सिस्टम आता है। तो होमोजीनियस सिस्टम में इफ ऑल द मैटर इज present in one phase, इसमें क्या होता है कि होमोजेनियस सिस्टम में जितने भी मैटर हैं वो वन फेज में रहेंगे। जैसे गैसियस फेज में है तो गैसियस फेज में रहेंगे, लिक्विड फेज में है लिक्विड फेज में रहेंगे। तो इस टाइप का जो सिस्टम होगा वो होमोजेनियस सिस्टम कहलाएगा। और हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या होगा कि द मैटर present in a system is in different phases, is in different phases, अलग अलग फेज में रहेंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में वो हेट्रोजीनियस सिस्टम का पार्ट होगा। अगर सेम फेज में रहे तो होमोजीनियस सिस्टम का पार्ट होगा। तो इसलिए जब स्टेट ऑफ द सिस्टम को हम लोग डिफाइन करते हैं तो स्टेट ऑफ द सिस्टम को अगर हम सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग उसको क्या करेंगे कि सिस्टम के डिफरेंट फेजेस को हम लोग फुल्ली अगर डिफाइन करते हैं अलग अलग सिस्टम को, तो उसको हम लोग स्टेट ऑफ द सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है डिफाइन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, अब यहाँ आता है वेरिएबल्स। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम लोग आगे जब जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उस समय वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसी का एप्लीकेशन है वेरिएबल्स का। तो ये वेरिएबल्स आएंगे थर्मोडायनेमिक
thermodynamic variables or state variables, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स और स्टेट वेरिएबल्स, ये है क्या? एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन कराते हैं या कोई भी हम लोग एक सिस्टम को लेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसके बीच जो इंटरेक्शन होगा उसका वैल्यू क्या होगा, स्टेट ऑफ द सिस्टम में उसका वैल्यूज को हम डिटरमाइन करते हैं। तो उसका वैल्यू जब डिटरमाइन करेंगे तो वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या वेरिएबल्स ऑफ स्टेट। तो इसको लिखते कैसे हैं कि द क्वांटिटीज whose values determines the state of the system are called thermodynamic variable or variables of state। जैसे द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज डिटरमाइंस द स्टेट। अब जो क्वांटिटी लिए उसका मतलब अगर थर्मोडायनेमिक स्टेट का वैल्यूज जो डिटरमाइन कर रहा है जिससे पता चल रहा है, ठीक है, उस सिस्टम का स्टेट हम लोग पता करते हैं जिस क्वांटिटी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलते हैं। अब ये हम लोग नेमली 4 वेरिएबल्स जो मेन फंडामेंटल वेरिएबल्स आते हैं वो 4 वेरिएबल्स फंडामेंटल वेरिएबल्स आते हैं। तो जैसे आता है कंपोजिशन में हम लोग लेंगे कंपोजिशन या कंसंट्रेशन जिसको बोले C, वॉल्यूम V, प्रेशर P और टेम्परेचर T। ये 4 वेरिएबल्स जो हैं these are called फंडामेंटल वेरिएबल जिन पर किसी भी सिस्टम का स्टेट वो डिपेंड करेगा, ये स्टेट ऑफ द सिस्टम उस पर डिपेंड करेगा। तो ये 4 वेरिएबल आपको फंडामेंटल वेरिएबल्स आते हैं और ये वेरिएबल्स कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड। इन वेरिएबल्स को हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 वेरिएबल्स को ये जो कंपोजिशन या इसको कंसंट्रेशन जो हम लोग बोल सके कंसंट्रेशन, तो ये 4 वेरिएबल को हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो इसको यहाँ लिखते भी हैं थोड़ा सा, these variable can be directly measured experimentally and do not require any
assumption regarding the structure of मैटर। अब यहाँ क्या है कि ये जो है डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है, ये सब जो है डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है, और ये कोई एजम्पशन, इसको हम ये नहीं कर सकते माना प्रेशर इज इक्वल टू दिस। हम लोग अप्लाई करते हैं, प्रेशर ये है तो है, वॉल्यूम ये है तो है, टेम्परेचर ये है तो है, तो यहाँ इसमें एजम्पशन की जरूरत इनको नहीं पड़ती है, इनको डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स जो है चारों फंडामेंटल वेरिएबल्स आते हैं। अब इसमें देखते हैं, अब यहां पर क्या है कि एक इक्वेशन लेते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये गैस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में 11th क्लास में, तो आपने पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इसमें क्या है देखिए, तो प्रेशर पी है ना, प्रेशर बी है, वॉल्यूम यहां देखिए वॉल्यूम एंड ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम आर interrelated in the form of देखो यहाँ पर क्या है कि इक्वेशन के फॉर्म में ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इस प्रेशर वाले कंपोजिशन में कुछ चेंज करेंगे तो टेम्परेचर वाले में डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम वाले में चेंज करेंगे टेम्परेचर वाले में चेंज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर वाले में चेंज करेंगे तो इसमें चेंज आ जाएगा। तो यहाँ क्या है कि सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं ये तीनों, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो हमने ये बोला कि दीज वेरिएबल कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, और इसमें किसी एग्जाम्पशन की जरूरत नहीं पड़ती है इन वेरिएबल में। तो सिर्फ दीज आर फंडामेंटल वेरिएबल। अब वेरिएबल को भी हम लोग दो पार्ट में, दो टाइप में हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। एक एक्सटेंसिव वेरिएबल और दूसरा इंटेंसिव वेरिएबल्स आता है। दो कैटेगरीज में इसको रखते हैं। तो इसको देखेंगे, वेरिएबल्स को दो कैटेगरीज में आता है। फर्स्ट वन एक्सटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल, अब ये होता क्या है एक्सटेंसिव वेरिएबल? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या एक्सटेंसिव वेरिएबल्स हम लोग बोल सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स हम लोग लेंगे आर दोज which vary with the amount of the substance, and it includes mass, weight and volume। तो ये एक्सटेंसिव वेरिएबल को है हम लोग क्या और कहेंगे, these are also called capacity variable।
अब यहाँ क्या है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच वेरी विद द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस एंड इंक्लूड्स मास वेट वॉल्यूम, दीज आर आल्सो कॉल्ड कैपेसिटी वेरिएबल। ये वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटी वेरिएबल बोलेंगे। और ये क्या है कि इसमें सब्सटेंस, ये जो मास वेट वॉल्यूम जो है, ये क्या करेगा कि अमाउंट इसका वेरी कर सकता है किसी भी सिस्टम में। सब्सटेंस का अमाउंट से मास हम लोग डिफरेंट अलग अलग ले सकते हैं, वेट डिफरेंट ले सकते हैं, वॉल्यूम वेरी कर सकता है। तो इस टाइप का प्रॉपर्टी जो है वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। दूसरे टाइप का जो प्रॉपर्टी आता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव वेरिएबल ज्यादा बोले तो ज्यादा बेटर होगा। इंटेंसिव चूंकि वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, इंटेंसिव वेरिएबल्स ये डायरेक्ट रिलेटेड किससे है? इंटेंसिटी से है। इंटेंसिटी, इसलिए इसको इंटेंसिटी वेरिएबल भी बोलते हैं। इंटेंसिव वेरिएबल को इंटेंसिटी वेरिएबल भी बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? दिस डू नॉट don't depend on the, इसमें किस चीज पर डिपेंड हो रहा था? ये अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड हो रहा था। इट इज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे ये डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, बट दे डिपेंड ऑन क्या है ये एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आया, उसका कलर, फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द, ये अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पर नहीं डिपेंड करेगा, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, फिजिकल स्टेट, इस पर डिपेंड करेगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा ये दोनों प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखते हैं एक एग्जांपल को। अब एग्जांपल में देखते हैं कि इन द केस ऑफ आइडियल गैस, अब क्या है कि इन द केस ऑफ आइडियल गैस के केस में क्या होता है जी? यहां द गैस इक्वेशन क्या आता है? PV इज इक्वल टू nRT। इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। PV इज इक्वल टू nRT। यहां पर क्या है कि वेरिएबल्स जो है यहां दो हैं। यहां देखिए दो तरह के वेरिएबल यहां काम कर रहे हैं। यहां पर n और v, यहां दो वेरिएबल है। यहां एक्सटेंसिव, एक यहां एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है और दूसरा है यहां इंटेंसिव वेरिएबल। ठीक है, तो एक्सटेंसिव वेरिएबल है तो टू इंटेंसिव वेरिएबल है और यहाँ टू एक्सटेंसिव वेरिएबल है। तो टू एक्सटेंसिव वेरिएबल कौन सा? n एंड v, यहाँ एक्सटेंसिव वेरिएबल है, और टू इंटेंसिव वेरिएबल p एंड t आता है। दो इंटेंसिव वेरिएबल है। तो यहाँ पर दो एक्सटेंसिव वेरिएबल अगर कंबाइन कर दें, अगर सपोज दैट कि इन दोनों एक्सटेंसिव वेरिएबल को अगर कंबाइन करें कि इफ वी कंबाइन टू एक्सटेंसिव वेरिएबल, अब दो एक्सटेंसिव वेरिएबल को कंबाइन करें तो P इज इक्वल टू क्या आएगा? n बाई v
आर टी, ये हमारा आता है P इज इक्वल टू, अब देखिए देखो ना, इसको दोनों को कंबाइन कर गए तो V वाले को नीचे इधर लेके चले जाएंगे, तो N बाई वी आर टी आ गया। और N बाई वी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लोग लेते हैं तो वो क्या आता है, वो कंसंट्रेशन होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। और P इज इक्वल टू सी आर टी, यहाँ C क्या है, कंसंट्रेशन है, C कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो हम लोग देखें कि हम लोग यहाँ पर 4 वेरिएबल हमारा जो काम का था, एन वी पी एंड टी, ये 4 वेरिएबल काम का था। आर तो कांस्टेंट था, यहाँ आर क्या है, यहाँ आर कांस्टेंट है, ये वेरिएबल तो है नहीं, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग 4 वेरिएबल से कितने 3 वेरिएबल्स पर आ गए। नाउ अब इसमें लिख सकते क्या है कि वी आर लेफ्ट विथ कितने वेरिएबल, 1 2 3, 3 वेरिएबल, ठीक है। हम लोग 3 वेरिएबल के साथ आगे, कहां से चले थे, 4 वेरिएबल के साथ चले थे, हम लोग 3 वेरिएबल के साथ आ गए। तो यहां पर 2 तरह का वेरिएबल आया था, आपका एक्सटेंसिव वेरिएबल और जैसे नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम पर। एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या था, एक्सटेंसिव वाला किस पर डिपेंड करता था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता था। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 2 ही चीजें हो सकती है, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, ठीक है। वही कि अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा होगा, कम हो गया या एन ज्यादा हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, एन कम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस कम हो गया। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल में क्या आते हैं, वो तो मैटर ही आ रहा है ना, कि यहाँ पर किससे रिलेटेड है, अमाउंट ऑफ मैटर से रिलेटेड है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ 2 प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं V और N, वो अमाउंट ऑफ मैटर से रिलेटेड है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी P एंड T जो आ रहा है वो मैटर से रिलेटेड नहीं, वो प्रेशर है, क्या है P वहाँ प्रेशर है, T टेम्परेचर है। तो वो फिजिकल स्टेट है, वो फिजिकल क्वांटिटी उसमें आ रहा है, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ मैटर पर प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंड वहां नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के रूप में आएगा और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के रूप में आएगा। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, या हम लोग अगर इसमें इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें कि अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम लोग कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर P इक्वल टू सी आर टी दिया रहता है, इसको बैक अगर हम लोग लेके चलते हैं N बाई वी, फिर इसको अगला स्टेप में ये लेके चलते हैं बैक से फ्रंट की ओर, तो क्या होता है, यहाँ हम लोग 3 से फिर 4 वेरिएबल में आ जाते हैं। तो आप लोग अब समझ गए कि एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या है और इंटेंसिव वेरिएबल क्या है। एक्सटेंसिव वेरिएबल जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है, इंटेंसिव वेरिएबल अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक मैं बताऊंगा।